बुचा में हुए नरसंहार को अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। जगह जगह बिखरे बच्चों के खिलौने और लोगों का जरूरी सामान इस बात की गवाही दे रहा है कि बुचा में किस कदर बर्बरता हुई थी और बुचा में बर्बादी के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग बुचा में मौजूद है। बुचा नरसंहार जिसको लेकर के तमाम तरह की खबरें सामने आई, बहुत सारी बातें उसको लेकर के लिखी गई। यकीन मानिए हम लोग इस वक्त बुचा में चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो रूह कपाने वाली है। अभी तो काफी हद तक यहाँ से चीजों को साफ किया गया है, मलबे को हटाया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं जिस सड़क पर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ये रोड है, वहां तक रूसी टैंक मौजूद थे और वो एक एक घर को शिकार करते चले गए, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई, जिनके शव पड़े हुए थे। 2 अप्रैल को जब पहली बार दुनिया ने बुचा के बारे में देखा, जो तस्वीरें सामने आई, और आप देख सकते हैं कि अभी भी निशान है। यहीं से टैंकों के जरिए ये गोला दागा गया, घर को नुकसान पहुंचा। आप जिधर देखेंगे, कैमरा जिधर भी जाएगा, आप इस तरफ देखेंगे, इधर आप देखिए, ये घर तबाह हो चुका है। ये टैंक का पार्ट यहाँ पर मौजूद है। जहां भी नजर जाएगी यहाँ पर सिर्फ विनाश नजर आएगा। इधर हम आते हैं, ये हम देखेंगे कि ये टैंक का पहिया, रूसी टैंक का पहिया, घर को तो उजाड़ दिया। ये जूते आप देख सकते हैं, जूता पड़ा हुआ है अभी भी। ये टैंक का इंजन है। पीछे हम देखेंगे ये गाड़ी जल चुकी है, उधर साइकिल थी। सिर्फ तबाही का मंजर अभी भी है। आप समझिए कि 2 महीने बीत चुके हैं इस नरसंहार को। 2 महीने बाद भी बुचा में जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। लोग आ तो रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हम आगे जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीर। करम आप रोड के उस तरफ भी दिखाते रहिए। आप सामने देखेंगे, उधर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखेंगे। बुचा में सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ है। बुचा में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद रूसी सैनिकों को जवाब दिया गया, वो लौटे, लेकिन यहाँ की तो तस्वीर बदल गई। ये बच्चे का खिलौना ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें अपने आप में कई सारी कहानियां बयां कर रही हैं, लोगों की आप बीती बयां कर रही है कि उस वक्त उन्होंने क्या कुछ झेला होगा, क्या वो मंजर रहा होगा। ये आगे हम आते हैं, यहां भी कुछ नहीं बचा है, सिर्फ स्ट्रक्चर है और मलबा। अभी भी ये तबाही के निशान, आप रोड की तरफ देखिए, सड़क साफ कर दी गई है लेकिन अभी भी काला नजर आ रहा होगा आपको। हम जहां तक जाएंगे, हम जाते जाएंगे, हर जगह से ऐसी तस्वीरें हैं। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए बुचा में आकर के, क्योंकि हम फिर से आए हैं यहाँ पर आप तक तस्वीरें पहुंचाना। आप देखेंगे कि ऐसी तस्वीरें, ये दास्तां जो बता रही हैं कि 1 अप्रैल को यहाँ पर क्या हुआ था। जहां तक हम जाएंगे ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी जो रोंगटे खड़े करने वाली है। ये घर भी आप देखिए, ये गाड़ी, सब कुछ ऐसे ही चला गया। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी, उनका संसार, उनके अपने, और मालूम नहीं कि अब यहाँ के लोग कहाँ पर हैं, उनमें से कितने लोग जिंदा हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, बुचा, न्यूज़ 18 इंडिया। और यूक्रेन ने रूस के एक घातक टैंक को निशाने पर लेकर तबाह कर दिया। बताया गया कि 1 दिन पहले रूस के मीडिया चैनल पर इस टैंक की खूबियां बताई गई, जिसके साथ ही दावा किया गया कि यूक्रेन के लिए जंग में काल साबित हुआ। और फिर अगले ही दिन यूक्रेन की फौज ने रूस के इस खतरनाक टैंक पर धावा बोल दिया। उसकी तरफ से जारी एक वीडियो में टैंक आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। बताया गया कि उस पर यूक्रेन ने आसमान से मिसाइल बरसाई, जिससे उसमें आग लग गई। जिसके बाद कुछ ही सेकंड में वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि टैंक के परखच्चे उड़ गए। दावा किया गया कि रूस का 2S4 ट्यूबलाइन टैंक था, जिसके कहर की चर्चा 1 दिन पहले रूसी मीडिया में जोरों पर थी। Задача артиллеристов уничтожить один из мостов через Северский। रूस के दिखाए वीडियो में ये टैंक यूक्रेन की सेना पर काल बनकर टूटता नजर आया था, जिसे अगले ही दिन यूक्रेन ने उसे तबाह कर रूस से बदला ले लिया। और दिल्ली में ट्रिपल सुसाइड से सनसनी। दिल्ली के वसंत विहार में 3 शव बरामद, एक मकान से मां, 2 बेटियों के शव मिले। पुलिस को सामूहिक खुदकुशी की आशंका, मौके से सुसाइड नोट बरामद। आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद तुरंत आपने कॉल करके हम सबसे बात किया सर। एंड
I can very proudly say that no other athlete in the world can boast about this, sir. Only we have this privilege of talking to you immediately after the match. अच्छा श्रीकांत, ये बताओ, वैसे बैडमिंटन और कप्तान लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है। अब तुम्हें कप्तान बनाया गया, अब इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा चैलेंज, क्या लगा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके सामने आया और इतना बड़ा टारगेट था, तो क्या लगा आपको? सर बस इतना ये लगा सर, क्योंकि सब अपना अपना बहुत अच्छा खेल रहे सर। बस टीम इवेंट में सबको एक साथ लेके आना है और हम सब एक होके खेलना है और एंड तक फाइट करना है सर। इतना बस एक छोटा छोटा चीज़ है सर, जो हम सारे प्लेयर्स मिलकर डिस्कस करके बस ये करना पड़ा सर। बस मुझे कैप्टन होके इतना बड़ा कुछ करना नहीं पड़ा सर, क्योंकि सब अपना अपना ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे सर। नहीं, सबने खेला तो है, लेकिन ये मामूली काम नहीं था जी। आप भले सरलता से बताए हो, क्योंकि एक स्टेज आने के बाद जब लग रहा है कि सामने है मामला, जब लास्ट ओवर में क्रिकेट में कैप्टन की बड़ी सबसे ज्यादा कसौटी हो जाती है, तो आपके दबाव तो रहा होगा सर। मतलब बहुत एक प्रिविलेज है सर मेरे को, फाइनल में वो पूरा मैच लास्ट डिसाइडर विनिंग मोमेंट मैं एक्चुअली खेल पाया सर। जो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन टीम के लिए फाइनल्स में, वो एक्चुअली मेरे को एक प्रिविलेज करके मैं सोचता हूँ सर। और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, और मैंने बस ये सोचा कि मैंने पूरा एफर्ट लगा के मेरा बेस्ट बैडमिंटन खेलना चाहता था। और मैं बस कोर्ट में, जिस समय मैं कोर्ट में उतरा, बस ये सोचा कि मैं 100% खेलना है और बेस्ट बैडमिंटन खेलना है। अच्छा, आप विश्व रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं और अभी आपने थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीता है। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर सफलता की अपनी एक विशेषता होती है, फिर भी जैसे पत्रकारों का आदत होती है, वैसा सवाल मैं अगर पूछूं, इन दोनों में से किस चीज को आप ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? सर ये दोनों मेरा ड्रीम है सर, कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। क्योंकि वो एवरी प्लेयर का एक ड्रीम होता है सर, कि वर्ल्ड में बेस्ट बनना है। और थॉमस कप ऐसा टूर्नामेंट है जो टीम 10 लोग मिलके एक टीम जैसे बन के खेलना है। ये एक ड्रीम है सर, क्योंकि इसके पहले इंडिया थॉमस कप में कभी हम मेडल भी नहीं जीता सर। और हमको इस साल ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि हम सब अच्छे खेल रहे थे। तो ये दोनों ड्रीम है सर, और दोनों फुलफिल हुआ सर मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है। और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची, तो मैंने आपको फोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में 4-6 घंटे लगेंगे कि आप लोगों ने क्या प्राप्त किया है। अच्छा श्रीकांत, मैं पूरे देश की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक खिलाड़ी के तौर पर, और उसमें भी एक कप्तान के तौर पर, लास्ट मोमेंट कितना प्रेशर रहा होगा इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूं। लेकिन बड़े धैर्य के साथ पूरी टीम को साथ लेकर के आपने जो देश को गौरव दिलाया है, मैं आपको फिर से एक बार, टेलीफोन पर तो बधाई दी थी, लेकिन मैं फिर से एक बार रूबरू में बधाई देकर के खुद आनंद ले रहा हूं। थैंक यू सो मच।